हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट किया था। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, विदेश व्यापार क्या होता है? देखिए, किसी भी तरीके का एक्सचेंज, या तो वो कैपिटल का एक्सचेंज हो, मतलब पैसों का, किसी सामान का, गुड्स का, सर्विसेज का, अगर सेवाओं का लेन देन हो रहा है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कहीं भी टेरिटरीज में, उसको बोला जाएगा फॉरेन ट्रेड। देखिए, जो हमारा विदेशी व्यापार है, बहुत लंबे टाइम तक यही एक मुख्य माध्यम हुआ करता था जो बाकी के देशों को आपस में जोड़ कर रखता था। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इंडिया को भी और जो साउथ एशिया है उसके मार्केट दोनों, या तो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से ये जुड़ा हुआ था, दोनों साइड से ही ट्रेड हुआ करता था। भारत का अगर आप मैप देखोगे तो कलकत्ता और नीचे साउथ में केरला वगैरह से, कोच्चि से यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो गुजरात वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से ट्रेड हुआ करता था आपका साउथ अफ्रीका में, और जो कि आगे जाके आपका ब्रिटेन, यूएसए वगैरह में भी ट्रेड होता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में एज अ ट्रेड व्यापारियों के रूप में आया था, वो भी भारत के व्यापार, विदेशी व्यापार से ही आकर्षित होकर भारत की ओर आए थे। अब बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड से फ़ायदा क्या है, क्यों किया जाता है फॉरेन ट्रेड। देखिए, फॉरेन ट्रेड करने से दो लोगों को मेन फ़ायदा होता है, एक तो प्रोड्यूसर्स को और एक कंज्यूमर्स को। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो सामान बनाते हैं, जो बेचते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो उन सामान को खरीदते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा हुआ? प्रोड्यूसर्स को मार्केट अवेलेबल हो गई बहुत बड़े लेवल पे। पहले वो सिर्फ अपने ही कंट्री में सामान बेचा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो बाकी कंट्रीज़ के साथ इनके लिंक बनने लगे, बाकी कंट्रीज़ में भी अपना सामान बेचने लग गए, ठीक है। तो इनको मार्केट अवेलेबल होगी जहाँ पे उनको सिर्फ अपने ही देश में बेचकर जो प्रॉफिट मिल रहा था, अब वो 10 देशों में बेच के उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। दूसरी चीज़, इनके जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हुई। कैसे भाई? पहले अगर आपको सिर्फ एक एरिया में सामान बेचना है, मान लो आपने 10 चीज़ों का ऑर्डर दिया, क्योंकि आपके देश में 10 सामान ही बिकते हैं, लेकिन क्योंकि अब आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ज़्यादा का ऑर्डर दोगे, मान लो 1000 का ऑर्डर दोगे, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल आपको सस्ते दामों पे मिलेगा और आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम एक बहुत ही बेसिक रूप में लेके समझते हैं। मान लो आप मार्केट में गए और आपको एक पेन अगर ख़रीदना है तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपये। अगर आप पूरा पैकेट खरीदते हो जिसमें 10 पेन अवेलेबल होते हैं, मे बी वो आपको 90 रुपीज़ का मिल जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक सामान खरीद रहे हो तो कॉस्ट में कोई रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ज़्यादा खरीद रहे हो तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, आपको फ़ायदा हुआ। सेम उसी तरीके से अगर आप ऑर्डर देते हो सामान बनाने का, तो जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट में भी कमी आ जाती है और प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। भाई, कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा होता है? हमें चॉइसेस मिल जाती है। अब हमारे पास चॉइस है कि हमें यूएसए का सामान खरीदना है और वही सेम चीज़ अगर चाइना वाले बेच रहे हैं, वही सेम चीज़ इंडिया वाले बेच रहे हैं, तो अब हमारे पास चॉइसेस हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सा सामान सस्ता है, कौन सा अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं अपनी चॉइस से, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आ जाता है। पहले आपको सिर्फ इंडिया का ही सामान मिल रहा था, अब चाहे वो 100 रुपये का बिके, चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, आपको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ है, कंपटीशन आ गया। भाई, यूएसए वाले भी वही सामान बेच रहे हैं, चाइना वाले भी वही सामान बेच रहे हैं, आपके अफ्रीका वाले भी वही सामान बेच रहे हैं।
तो अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया तो सारे ही प्रोड्यूसर, सारी कंपनी ये कोशिश करती है कि उसके सामान का जो प्राइस है वो कम से कम रहे और उसकी क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि लोग उनका सामान खरीदें। ठीक है, तो जिसका इनडायरेक्टली फ़ायदा किसको होता है? कंज्यूमर्स को होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि एडवांटेजेस कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को क्या होता है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं कि फॉरेन ट्रेड का पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। ठीक है भाई, इंडिया वाले पहले टॉयज़ वगैरह बनाकर बेचते थे, उनके बिक भी जाते थे, लेकिन इंडिया वाले जो टॉयज़ बनाया करते थे उनके टॉयज़ क्वालिटी में इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे और हाई प्राइस के हुआ करते थे, महंगे हुआ करते थे। भाई चाइनीज़ वालों ने देखा जो टॉयज़ बनाती थी कि भाई इंडिया के देश में बहुत ज़्यादा डिमांड है टॉयज़ की, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और चाइनीज़ मैन्युफैक्चर, चाइना से बने हुए टॉयज़ को इंडिया में बेचना शुरू किया। ठीक है, जो टॉयज़ थे वो प्लास्टिक के हुआ करते थे और अब जो सामान है, अब जो टॉयज़ है, इंडिया वालों के पास चॉइसेस आ गई, या तो वो इंडिया के टॉयज़ खरीद सकते थे या वो चाइना के टॉयज़ खरीद सकते थे, क्योंकि जो चाइनीज़ टॉयज़ थे वो चीपर, सस्ते भी हुआ करते थे और नए नए डिज़ाइन के हुआ करते थे जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भारतीय टॉयज़ कंपनी थी, जो भारतीय जो खिलौने बनाया करती थी कंपनी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही 70 to 80% जो है टॉयज़ वो इंडिया की शॉप में चाइनीज़ टॉयज़ रखे जाने लगे। ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब इससे क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या निकला अगर हम देखें तो अब इससे रिज़ल्ट सीधी सी बात है यही निकला कि जो चाइनीज़ टॉयज़ हुआ करते थे वो इंडिया मार्केट में पूरी तरीके से फैल चुके थे। कंपटीशन में आ गए थे इंडिया और चाइना दोनों के टॉयज़ आपस में, क्योंकि चाइना के टॉयज़ बहुत ज़्यादा बेटर हुआ करते थे और इंडिया के लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे क्योंकि इनके डिज़ाइन भी बहुत अलग अलग यूनिक हुआ करते थे और साथ में ये सस्ते भी हुआ करते थे, उनके प्राइस भी कम हुआ करते थे कंपैरेटिवली टू जो इंडियन टॉयज़ बनते थे। अब चाइना ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे अपना बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से एक्सपैंड कर दिया भारत की मार्केट में, इंडिया की मार्केट में। और इससे रिज़ल्ट ये निकला कि जो भारत की टॉयज़ कंपनी हुआ करती थी वो धीरे धीरे लॉस में चली गई और एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं पर एक बार और देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। भाई सिंपल डेफिनेशन है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। सेम उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज़ या तो वो फॉरेन ट्रेड के ज़रिए भी हो सकता है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी हो सकता है। और ये इनका बिचौलिया कौन होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मतलब आपका MNC। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सर्विसेज गुड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी में भी लेन देन होता है, टेक्नोलॉजी भी इधर से उधर जाती है जिसकी वजह से कंट्रीज़ आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि गुड्स और सर्विसेज की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन होता है, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कौन कौन से हैं भाई? अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो, सिर्फ घूमने ही जा रहे हो, तो आपके कल्चर का लेन देन होगा, उससे भी ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। भाई अगर आप वहीं पे बसने जा रहे हो, सोसाइटी एक वहाँ पे जाके हो गया, वहाँ के लोग यहाँ पर आके बसते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी होता है। पॉलिटिकल इश्यूज़, भाई जो सरकारें हैं एक दूसरे के साथ लिंक में, भाई किसी सरकार ने अगर अच्छा कदम उठाया होता है तो कोशिश करते हैं कि बाकी की सरकारें भी, बाकी की कंट्रीज़ भी उससे कुछ सीखें, तो इनकी वजह से भी लेन देन होता है। इकोनॉमी तो है ही भाई, पैसा लगता है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो गई होगा।
इन्वायरमेंट इशू, भाई अगर कोई बीमारी या कुछ पेंडेमिक वगैरह आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही एरिया तक या एक ही कंट्री तक सीमित रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कोविड का ही ले सकते हो। कोविड सिर्फ एक कंट्री से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे ग्लोबल लेवल पे फैल चुका है, जो कि ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।